चलिए, मेरे ख्याल से सब लोग जुड़े होंगे। आगे बात करते हैं यूएपीए एक्ट पर। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। एक हिसाब से देखा जाए तो ये आतंकवादी निरोधक अधिनियम है। आतंकवादी निरोधक अधिनियम है ये। यहाँ पे क्या होता है, किसी संगठन को या किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन या आतंकवादी घोषित किया जाता है। इसमें 2019 में अमेंडमेंट हुए हैं। पहले व्यक्तियों को नहीं शामिल किया जाता था, संगठन को शामिल किया जाता था। अब व्यक्तियों को भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया है आतंकवादी संगठन के तौर पर। इसमें टोटल 4 अनुसूचियाँ जुड़ी गई हैं। व्यक्तियों को शामिल करते हैं तो चौथी अनुसूची में रखते हैं। आतंकवादी संगठन को शामिल करते हैं तो पहली अनुसूची में रखते हैं। लिस्टेड किए गए हैं, बहुत संगठनों के नाम लिस्टेड किए गए हैं पहली अनुसूची में। कुछ ट्रीटियाँ हुई हैं, संधियाँ हुई हैं, दूसरी अनुसूची में बताई गई। उच्च क्वालिटी के कूटकृत करेंसी नोटों के संबंध में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ये 4 अनुसूचियाँ हैं जिसके संबंध में 53 धाराएं हैं। अनलॉफुल एक्ट चैप्टर 7 हैं, कुल 53 धाराएं हैं, 4 अनुसूचियाँ हैं। एक्ट नंबर 37 है, 1967 का ही एक्ट है। 37 नंबर का एक्ट है। 30 दिसंबर 1967 को सहमति मिली। बेस्टियों और संगमों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों पर विचार करने और तत्संदिग्ध विषयों का बंद करने के लिए, तो अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों पर विचार करने के लिए ये बताया गया है व्यक्ति और संगमों के संबंध में। सेक्शन 1 कहती है इसका विस्तार संपूर्ण भारत कर है, संपूर्ण भारत पर विस्तार है। प्रत्येक व्यक्ति उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए भारत में दोषी ठहराया जाता है, दंड का भागी माना जाएगा। यहाँ पे सब क्लॉज 4 कहती है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत से परे कोई अपराध करता है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है। ये अधिनियम भारत के बाहर भी अगर कोई अपराध करता है तो ऐसे दंडित किया जाएगा मानो ऐसे व्यक्ति ने भारत में अपराध किया हुई प्रिजम्पशन बताती है। सेक्शन 4 क्षेत्रातीत प्रवर्तन के बारे में बताती है। सेक्शन 5 कहती है इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को भी लागू होंगे। जैसा सेक्शन 4 है आईपीसी की, वैसी सब क्लॉज 5 कहती है भारत के बाहर भारत के नागरिक को, भारत की सेवा में व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों वायुयानों पर के व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों, इन सब पे ये लागू होती है। आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परिभाषाएं दी गई हैं। अब इन परिभाषाओं में थोड़ा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ मैं सिर्फ इसका शॉर्ट नहीं बताने वाला हूँ, कैसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। संगम 21A में संगम है। 21B में राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अभ्यर्पण है। 21C में संहिता है, संहिता से तात्पर्य CRPC 1973 है। 21D में न्यायालय है, कोई दंड न्यायालय या विशेष न्यायालय इसके अंतर्गत आते हैं। 21E में अभिहित प्राधिकारी है, यहाँ पे सरकार के संयुक्त पंक्ति से अनिम्न पदाधिकारी और राज्य सरकार का कोई सचिव पंक्ति से अनिम्न अधिकारी इसमें आता है अभिहित अधिकारी में। 21EA में आर्थिक सुरक्षा है। 21EB में आदेश है। 21EC में व्यक्ति है। 21F में बहत है। 21G में आतंकवाद के आगम है। आगम से आप लोग समझिएगा जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है आतंकवादियों के द्वारा हमें प्राप्त होती है, आतंकवादी कार्यों से प्राप्त होती है, वो सब आतंकवाद के आगम कहलाती है। 21H में संपत्ति है। संपत्ति में किसी भी भांति की संपत्ति हो सकेगी, विधिक दस्तावेज ब्लेक लिखते भी हो सकेंगी यहाँ पे। 21HA में अनुसूची है, अनुसूची से कोई भी अनुसूची विपरीत है, इस अधिनियम की कोई अनुसूची विपरीत है। 21I में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना बताया गया है। 21J में राज्य सरकार बताया गया है, से उसका प्रशासक है संघ शासित क्षेत्र के संबंध में। 21K में टेररिस्ट कार आतंकवादी कार बताए गए हैं, वही अर्थ है जो धारा 15 में बताया गया। 15 में एक लिस्टेड दी गई आतंकवादी कार के, ध्यान देना। 21K में आतंकवादी कार, आतंकवाद और आतंकवादी। 21L में आतंकवादी गैंग बताया गया है। गैंग देखिएगा, गैंग का तात्पर्य कुछ संगठन हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, वो गैंग कहलाते हैं। आतंकवादी संगठन है। 21M में आतंकवादी संगठन है। पहली अनुसूची में
सूचीबद्ध संगठन आतंकवादी संगठन कहलाए गए जाएंगे। 21N में ट्राइब्यूनल है, सेक्शन 5 के अधीन गठित ट्राइब्यूनल है। 21O में अनलॉफुल एक्टिविटी। अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, भारत की एकता अखंडता के प्रति विरोधाभास पैदा करना, जिससे राजद्रोह की भावनाएं पैदा करना और क्या करना, बिलगाव पैदा करना भारत में किसी भी प्रकार का, ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है। वो एक व्यक्ति भी करता है, एक संगठन भी कर सकता है। जैसे सिमी संगठन के ऐसे कार्य थे असम में, तो उसको बैन करके इसमें शामिल कर दिया गया। विधि विरुद्ध संगम क्या होता है? अल्लाह, देखिए संगम का कार्य क्या होता है? कुछ विशेष पर्पज के लिए लोग गठित करते व्यक्तियों का एक समूह होता है। अब जब इस तरह के कार्य करेगा जो रा में वर्णित कार्य हैं, ओ में वर्णित कार्य है, तो वो अनलॉफुल संगम हो जाएगा। अन्य शब्दों पौधों का अर्थ क्या लगाया जाएगा? 21Q में बताया गया है। CRPC में जो अर्थ है वही अर्थ लगाया जाएगा। सेक्शन 3 में आ जाते हैं। किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा केंद्र सरकार करती है घोषणा। अधिकरण इसकी पुष्टि करता है। कौन सी क्लॉज में? सेक्शन 3 में अधिकरण पुष्टि करता है। गजट में प्रकाशित की जाती है परंतु के अंतर्गत। प्रकाशन की तारीख से सब क्लॉज 4 बोलती है। दैनिक समाचार पत्र में भी पब्लिश किया जाता है। किसी लोकल के कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में पब्लिश किया जाता है। संगम के कार्यालय किसी शहर स्थान पर लगाया जाता है, उसको तामील किया जाता है संगम के प्रधान अधिकारियों पर। टोड़ी पिटवा के लाउड स्पीकर द्वारा उद्घोषणा की जाती है और अन्य रीति भी यहाँ पर की जाती है घोषणा के संबंध में। अधिकरण को निर्देश होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अभिकरण को प्रस्तुत करेगी। किसको? अभिकरण को प्रस्तुत करेगी। संगम 30 दिन के भीतर शो काज नोटिस दिया जाएगा संगम को कि भाई ये कारण बताओ कि आप ऐसा कर रहे हैं, आतंकवादी विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, कारण बताओ। उसको जवाब देना पड़ेगा संगम को सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी या खारिज किया जाएगा जांच को। 6 माह के भीतर जांच की पुष्टि या खारिज किया जाएगा। आदेश पब्लिश कर दिया जाएगा राजपत्र में। फिर सेक्शन 5 आ जाती है अधिहरण। केंद्र सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिहरण के नाम से ज्ञात नियुक्त करेगी, जिसमें एक व्यक्ति होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति का अधिकरण नियुक्त करेगी केंद्रीय सरकार। इनकी योग्यताएं क्या होगी? ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो, जब तक न्यायाधीश ना हो नियुक्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना इसकी रिक्वायरमेंट है। इनके खर्चे भारत की संचित निधि पे भारत होंगे और अन्य यहाँ पे सिविल न्यायालय की पावर ही यूज करेंगे। CRPC के अंतर्गत सिविल न्यायालय न्यायिक कार्रवाई करने वाले समझे जाएंगे। ये आप देखिएगा 6वां 7वां। सेक्शन 6 अधिसूचना के प्रवृत्त रहने की कालावधि है उसका रद्द किया जाना। अधिसूचना कितने समय तक प्रवृत्त रहेगी? ऐसी 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी समय रद्द कर सकेगी ऐसी अधिसूचना को, निकाली गई है सेक्शन में 4 में निकाली गई है। सेक्शन कौन सी में? 3 में निकाली गई है। उद्घोषणा 5 वर्ष तक रहती है। सेक्शन 7 किसी विधि विरुद्ध संगम के निधियों से उपयोग का प्रतिबंध करने की शक्ति। अब निधियों का उपयोग का प्रतिबंध करने की, अब निधि, अब संगम को मैंने मान लीजिए एक संगठन है उसको बैन कर दिया, शेड्यूल 1 में डाल दिया। अब उसका जितना भी खर्चा पानी है, व्यय है, वो सारे लीज कर दिए जाएंगे, लॉक कर दिए जाएंगे, सीज कर दिए जाएंगे, लॉक कर दिए जाएंगे। और 15 दिन के भीतर अगर कोई इसमें आवेदन किया जाता है इसके विरुद्ध, तो ऐसा डीजे का निर्णय यहाँ पर किया जाएगा। सब क्लॉज 4 में बताया गया कि डीजे इस संबंध में निर्णय देगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। 7 में से 8 में आ जाइए। विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति। तो यहाँ पे स्थान अधिसूचित किए जाएंगे, केंद्र सरकार स्थान अधिसूचित करेगी। सब क्लॉज 2 में DM सूची तैयार कराएगी साक्षियों के समक्ष। कितना यूज को, कितने स्थान को प्रतिसिद्ध किया जा सकता है यूज करने से, ये DM यहाँ पे करवाएगी व्यवस्था। इसको भी ऐसे लाइटली पढ़िए आप। सेक्शन 9 बोलती है इस अधिनियम के अधीन आवेदनों के निपटारे में अनुसृत की जाने वाली प्रक्रिया। अब कौन सी प्रक्रिया ये लोग आवेदन के निपटारे में अनुसृत करेंगे? तो ये प्रक्रिया बताई गई है अधिकरण द्वारा। 7(4) और 8(8) के आवेदन को निपटाने में जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जाना है। यह आवश्यक वही होगी जो दावों के अन्वेषण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकरण जिला न्यायाधीश के न्यायालय का निश्चय अंतिम होगा। तो सिविल प्रक्रिया को ये लोग अनुसरण करेंगे और जिला न्यायाधीश और अधिकरण के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। इस संबंध में ये ध्यान दीजिएगा।
तो एक जनरल व्यू में इसको अपन ने एक पढ़ा है इस विधि विरोध संगम के बारे में। अगर कोई संगम है, एसोसिएशन है, संगठन है कुछ लोगों का, अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, भारत की अखंडता, राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करता है, अक्षुण्ण बनाए रखने की भावना को प्रभावित करता है, बिलगाव की भावना क्रिएट करता है, या अन्य कोई गतिविधि करता है, तो ऐसे संगठन को अपन उद्घोषणा ला के 5 साल तक के लिए बैन कर देते हैं, अंदर कर देते हैं शेड्यूल 1 में। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रहते हैं, इसमें डीएम को भी पावर रहते हैं। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 पे आ जाते हैं, अपराध एवं शास्तियाँ। क्या अपराध और शास्तियाँ हैं यहाँ पे? किसी विरुद्ध विरोध संगम आदि का सदस्य होने पर शास्ति। अब कोई व्यक्ति सदस्य विधि विरोध जमाव का, तो विधि विरोध संगम का सदस्य है, तो यहाँ बताया गया है कब घोषित किया जाएगा संगम का सदस्य किसी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति जो ऐसे संगम का सदस्य बना रहता है, अधिवेशनों में भाग लेता है, संगम के प्रयोजनों के लिए प्राप्त करता है, कोई सुविधाएं प्राप्त करता है, इच्छा करता है, पेमेंट करता है, संगम की संक्रियाओं में सहायता करता है, क्रियाकलाप में सहायता करता है, कारावास से 2 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सदस्य, जैसे हमने शेड्यूल 1 में उस संगम को डाल दिया है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति सदस्य और क्रियाकलाप संचालित कर रहा है, पैसे जोड़ रहा है, अन्य गतिविधियां कर रहा है जो बंद की गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करके 2 वर्ष के कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज बी, कोई व्यक्ति जो ऐसे संगम का सदस्य बना रहता है, कोई अनुज्ञप्त आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक या अन्य उपस्कर अथवा पदार्थ जो सामूहिक विनाश कारित करने में समर्थ हो, कब्जे में रखता है और ऐसा कोई कार्य करता है जो मानव जीवन की हानि होती है, जिससे गंभीर क्षति होती, संपत्ति को नुकसान कारित होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्युदंड से या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। मृत्युदंड से या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। किसी अन्य दशा में, मृत्यु नहीं होती, जख्मी कर देता, घायल कर देता, किसी अन्य दशा में 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। तो ये 2 दंड आपको याद रखना है सेक्शन 10 के। सेक्शन 11, विधि विरुद्ध संगम की निधियों के लिए शास्ति। अब देखिए, प्रतिषेध किया गया है आदेश के उल्लंघन तक कि कोई व्यक्ति धारा 7(1) के अधीन किन्हीं धनों, प्रतिभूतियों, पवनों संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की जा चुकी है, उल्लंघन करेगा कि निधियों का उपयोग नहीं करना है, अपन को रोक लगा दी गई है, उसके बाद भी आप निधियों का उपयोग कर रहे हैं, तो 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से, दोनों से दंडित किए जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन 11। सेक्शन 12, अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए दंड। अब कोई किसी वस्तु का उपयोग धारा 8(3) के अधीन किए गए किसी प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में करेगा, वह कारावास से 1 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। कारावास से 1 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। जो कोई धारा 8(4) के अधीन किसी आदेश के उल्लंघन में जानते हुए जानबूझकर किसी अधिसूचित स्थान में होगा, प्रविष्ट करेगा, प्रविष्ट होने का प्रयत्न करेगा, 1 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखो 1 वर्ष का, दोनों में कारावास है। यहाँ पे देखिएगा 8(4) के उल्लंघन में 1 वर्ष और जुर्माना है, और यहाँ पे 8(3) के उल्लंघन में 1 वर्ष और जुर्माना है। मतलब हमने कार्यालय सीज कर दिया, जितने लोग रह रहे हैं उतने ही को रहने दिया कि तुम रहो, ये 2-3 कमरे लॉक हैं, इनको तो खोलना ही नहीं है। फिर बाहर का कोई आदमी आके वहाँ रह रहा है, तो यहाँ पे 1 वर्ष और जुर्माने से दंडित किए जा सकते हैं। सेक्शन 13, विधि विरोध क्रियाकलाप के लिए दंड। कोई भाग लेगा, क्रिया करेगा, समर्थन करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा, उद्दीप्त करेगा, तो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कैसे? 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा ऐसा व्यक्ति सेक्शन 13(1) में बताया गया है। 13(1) में सब क्लॉज 2, जो कोई धारा 3 के अधीन विधि विरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम की किसी विधि विरुद्ध क्रिया में अधिसूचना के प्रभावी हो जाने के बाद किसी भी प्रकार सहायता करेगा, कारावास से 5 वर्ष तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 14 है
संहिता में अंतर्वेश किसी बात के होते इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा। इससे पहले अपन ने कौन सा एक्ट पढ़ा, उसमें पूरे अपराध असंज्ञेय होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्कमैन वर्क प्लेस पे। यहाँ पे पूरे अपराध संज्ञेय होंगे। आतंकवादी जुड़े हुई गतिविधियाँ है तो संज्ञेय ही मानी जाएंगी, असंज्ञेय नहीं। कोई गतिविधि करता हुआ पाया जाएगा तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आतंकवादी कार्य को सेक्शन 15 बताती है। अब देखिए आतंकवादी कार्य हम सब जानते हैं, जो हमारे मन के फितूर है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि आतंकवादी कार्य, एक आतंकवादी क्या काम कर सकता है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। अपने मन पे अगर एक बार सोचना शुरू करें तो क्या करेगा वो। भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्रभुता को संकट में डालने की संभावना है। जनता के किसी वर्ग, जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के आशय से किसी धार्मिक हिंसा फैला सकता है। बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलन पदार्थ, आग्नेय प्रणाहार, विषों, आयकर गैसों, अन्य रसायनों, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर पावर का भी यूज करने लगे अब आतंकवादी। जैविक बम भी यूज करते हैं, आपको पता है। किसी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, क्षति होती है, होने की संभावना है। संपत्ति की हानि या नुकसान या विनाश होता है, होने की संभावना है। भारत में या किसी विदेश में अनिवार्य किन्हीं प्रदायों सेवाओं में विघ्न कारित होता है, होने की संभावना है। उच्च क्वालिटी की कागज, सिक्के या किसी अन्य सामग्री को कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण, तस्करी या परिचालन में भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसानकारित होता है। भारत की प्रतिरक्षा, भारत में या किसी विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है, होने की संभावना है। लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन करके आतंकित करने का प्रयत्न करता है। किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, विपहरण अपहरण करता है, ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, कोई अन्य कार्य करता है, ये आतंकवादी कार्य कहलाते हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें हमें पता है, बिल्कुल याद मत कीजिएगा। आप जानते हैं आतंकवादी कार्य क्या होता है, आप सब जानते हैं, वही चीज़ें आतंकवादी कार्य, उपरोक्त सभी ही लगाना है अपन को, आएगा एक बार, लेकिन ध्यान से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं उसमें लिखा हो सोनू सूद की तरह वो काम कर रहा है, मान लीजिए वो गरीबों को खाना खिला रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, तो आपने कहा उपरोक्त सभी नहीं, थोड़ा केयरफुल्ली पढ़ना है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हैं वो उसमें। आतंकवादी कार्य के लिए दंड कितना होगा। जो कोई आतंकवादी कार्य करेगा सेक्शन 16 के अंतर्गत, यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। किसी अन्य दशा में, मतलब मृत्यु ना हो, उपहति हो जाए या चोट लग जाए उसको, तो ऐसी अन्य दशा में क्या होगा, 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। का सेम है सर, 10B में जो दिया है वो सेम ही दंड है। हाँ, तो जो 10B में आप देखे हैं वहाँ पे लगभग वही दंड यहाँ पे दिया गया है, तो थोड़ा एक ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम दंड है। तो इसके बाजू में आप लिख लीजिए धारा 10, रिलेवेंट धारा 10B, 10(1)B, इसके बाजू में लिख लीजिए, इन्होंने बता दिया है तो आप लिख लीजिए दोनों क्लॉज को एक ब्रैकेट के अंदर करके, रिलेवेंट सेक्शन 10(1)B ऐसा लिख लीजिए, जैसे याद करने में आसानी रहेगी कि यही दंड यहाँ है, यही दंड वहाँ है, सेम दंड लिख लेना, सेम दंड। चलिए सेक्शन 17, आतंकवादी कार्य के लिए निधियां जुटाने के लिए दंड। अब कोई पैसे इकट्ठे कर रहा है आतंकवादी कार्यों के लिए, कितना दंडित करेंगे, 5 साल से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित करेंगे। 17 बता दी। 18 कहती षड्यंत्र आदि के लिए दंड। अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है आतंकवादी कार्यों के लिए तो ऐसे व्यक्तियों को कितना दंड देंगे, 5 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से। ये तीसरा दंड तो हर जगह लग रहा है, देखो ये रिपीट हो रहा है बार बार, जो 10(1)A)B का दंड है सेकंड, वही दंड रिपीट हो रहा है। आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड। शिविर कहाँ हो रहा है, 18A में शिविर आयोजित हो रहे हैं, 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक जुर्माना। जैसे जम्मू कश्मीर का ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उस एरिया में आतंकवादी शिविर लगा के बैठे हैं पाकिस्तानी। अब वो मान लीजिए भारत वापस ले लेता है, कोई पकड़ा जाता है आतंकवादी शिविर लगा के, तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 18B, आतंकवादी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए दंड। कितना दंड है, 5 वर्ष से आजीवन कारावास जुर्माने से। संश्रय देने आदि के लिए दंड। अगर छिपाता है, संश्रय देता है, हेल्प करता है, खाने पीने की रसद देता है, तो 19 के अंतर्गत 3 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से दंड। देखो गलत बात है, 5 वर्ष ही रखना चाहिए था इन्हें। यहाँ पे संश्रय देने को, हेल्प करने को 3 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना। 20, आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य होने के लिए दंड। कितना दंड है, आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा अगर सदस्य होंगे तो। 21,
आतंकवाद के आगमों को धारित करने के लिए दंड, जो आगम आ रहे हैं, मनी इकट्ठा हो रहा है, उसको आप जमा अपने पास रख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो आजीवन कारावास, जुर्माने से दंड किए जाएंगे। साक्षी को धमकी देने के लिए दंड, कोई साक्षी है, विटनेस है, उसको धमका रहे हैं कि दवाई देने आओगे, मार दिए जाओगे, तमाम चीज़ें, 300 सेक्शन 22 3 वर्ष तक को जुर्माने से दंडित हो। सेक्शन 22 से कंपनियों द्वारा अपराध, इसके बारे में नहीं पढ़ना, सब जगह एक जैसा ही रहता है, अपन को पता है, कंपनियों द्वारा अपराध सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 भी सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध। अब देखिए, सोसाइटियों और न्यासों द्वारा, इनकी तुलना भी कंपनियों द्वारा अपराध से की जा सकती है। बस इतना ही नाम याद रखना है, सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध। तो इसका जो सुप्रीम व्यक्ति होगा, हेड होगा, सोसाइटी का चेयरमैन होगा, भार साधक व्यक्ति होगा, वो उत्तरदायी होगा, दोषी समझा जाएगा, या अन्य व्यक्ति दोषी समझे जाएंगे जो अपराध में पाए जाते हैं, चाहे प्रबंधक हो, निदेशक हो, सचिव हो। बिल्कुल कंपनियों के अपराध जैसा ही लिखा गया है इसको, लेकिन आपको याद रखना है 22(1) में कंपनियों द्वारा अपराध और 22(b) में सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध। सेक्शन 22(c) कंपनियों, सोसाइटियों, न्यासों द्वारा अपराधों के लिए दंड। अब यहाँ पे कॉमन दंड दे दिए, कंपनियों, सोसाइटियों, न्यासों द्वारा अपराध के लिए दंड। क्या दंड है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक। जुर्माना कितना लगेगा? 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक, जुर्माना 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, IMP लगा देना इसमें। कैसे यूनिक सेक्शन है ये, ऐसी यूनिक सेक्शन है, ऐसी कहीं पुनरावृत्ति नहीं हुई है सेक्शन में। वर्धित दंड। अब देखिए, वर्धित दंड, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको कोई करता है तो उनके लिए दंड की बात की गई है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन, आतंकवादी गैंग की सहायता करने के आशय से क्या करता है, विस्फोटक अधिनियम यहाँ लिखेंगे, आयुध अधिनियम, विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम का उल्लंघन करता है। बम, डायनामाइट, परिसंकरण, विस्फोटक पदार्थ या प्राणहारक आयुध, भारी विनाश करने योग्य पदार्थ या युद्धकालीन जैव रासायनिक पदार्थ या उच्च क्वालिटी की कूटकृत करेंसी को अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखा हुआ है तो वह 5 वर्ष से कम नहीं, आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। 23 आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 में आ जाते हैं, जब्ती के संबंध में है, तो इसको बिल्कुल लाइटली पढ़ते हैं अपन। 24 कहती है, आतंकवादी के आगम के प्रति निर्देश के अंतर्गत ऐसी संपत्ति के प्रति जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आश्रित है, निर्देश भी है, तो पूरी संपत्ति निर्देशित वाली बात की गई है यहाँ पे। 24 से कहती है, आतंकवाद के आगमों का संपर्ण जब्त किया जाएगा, कुर्की और संपरण के योग्य होगा, सेक्शन 24(a) के अंतर्गत। 25 बोलती है, अन्वेषण अधिकारी और अभिहित अधिकारी की शक्तियाँ और अभिहित अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील। कहाँ होगी अपील, शक्तियाँ क्या होंगी, तो यहाँ पे देखिएगा, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से, जहाँ अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय अभिकरण के महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिकरण करने का आदेश देगा। सब क्लॉज 1 में बीचों बीच लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। पुलिस महानिदेशक या NIA के महानिदेशक के अनुमोदन से संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश देगा। अन्वेषण अधिकारी कुर्की के 48 घंटों के भीतर अभिहित अधिकारी को उसकी सम्यक सूचना देगा। सब क्लॉज 2 कहती है। सब क्लॉज 3 कहती है, अभिहित अधिकारी ऐसे पेश किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर अभिग्रहण या कुर्की के आदेश की या तो पुष्टि करेगा या प्रतिसंहत करेगा। 60 दिन के भीतर पुष्टि या प्रतिसंहत करेगा अभिहित अधिकारी। परंतु उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति अभिगृहित या कुर्क की जाती है, अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा। अन्वेषण अधिकारी द्वारा कुर्क की गई स्थावर संपत्ति की दिशा में उसे अभिहित प्राधिकारी के समक्ष पेश किया गया समझा जाएगा। अन्वेषण अधिकारी सब क्लॉज 5 कहती, नकदी को अभिगृहित कर सकेगा, प्रतिधृत कर सकेगा। इसका परंतु कहता है, अन्वेषण अधिकारी अभिगृहित की गई नकदी उस समय से जब अभिगृहित किया गया है प्रारंभ होने पर 48 घंटों के भीतर तब तक निर्मुक्त नहीं की जाएगी जब तक नकदी अंतर्वलित करने वाला मामला अभिहित अधिकारी के समक्ष ना हो और उस अधिकारी ने उसके 48 घंटों के अधिक की प्रतिधारणा की अनुज्ञा देने का आदेश ना पारित कर दिया। ये थोड़ा लेंदी टाइप का है, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा इसको। सब क्लॉज 6 कहती है, अभिहित अधिकारी के द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय को अपील कर सकेगा। न्यायालय को अपील करने का पावर है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। आगे करेंगे, कुर्की या अभिग्रहण के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, प्रतिसंहत कर सकेगा, मुक्त कर सकेगा। अपील कर सकेगा, पुष्टि कर सकेगा, प्रतिसंहत कर सकेगा, मुक्त कर सकेगा। सेक्शन 26
न्यायालय द्वारा आतंकवाद के आगमों के संपहरण का आदेश देने की शक्ति, ये भी जब्त करवा सकता है, न्यायालय आदेश द्वारा जब्त करवा सकता है आतंकवाद के आगम। 26 में 27 आतंकवाद के आगमों के संपहरण से पूर्व हेतुक दर्शित करने की सूचना का जारी किया जाना। यहाँ पे हेतुक दर्शित करने की सूचना को भी जारी किया जा सकता है संपहरण के पूर्व कि क्यों ना आपको आपकी प्रॉपर्टी के आगम को जब्त कर लिया जाए, इसकी सूचना पूर्व हेतुक मतलब शो काज नोटिस किया जा सकता है, क्यों ना कर लिया जाए, ऐसा कारण बताइए। सेक्शन 28 धारा 26 के अधीन संपहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा? 1 माह के भीतर हाईकोर्ट को अपील करेगा। सब क्लॉज 2 उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल किया जाता है, दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहाँ ऐसी संपत्ति उसे वापस कर दी जाएगी। वापस करना संभव नहीं है तो उस व्यक्ति को संपत्ति के संपहरण की तारीख से संग्रहित किए गए युक्त ब्याज के साथ उसके लिए कीमत इस प्रकार संदिग्ध की जाएगी मानो संपत्ति का केंद्रीय सरकार को विक्रय कर दिया गया। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 29 संपहरण के आदेश या अन्य दंडों में बाधा न डालना, ये निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे। सेक्शन 30 तीसरे पक्षकार द्वारा दावे, यहाँ पे कोई दावा इस आधार पर ऐसी संपत्ति संपहरण या कुर्की के लिए दायी नहीं है, वहाँ अभियुक्त अधिकारी अन्वेषण करने की कार्रवाई करेगा। तीसरा व्यक्ति मतलब सरकार है, वो पीड़ित व्यक्ति है जिसकी ज़मीन ली गई है, प्रॉपर्टी ली गई है या चल संपत्ति ली गई है। इसके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति भी उस कार्रवाई में पक्षकार हो सकता है, ये यहाँ पर तीसरा बताया गया है। आगे देखते हैं सेक्शन 31 में आ जाते हैं अभिहित अधिकारी की शक्तियाँ। सिविल न्यायालय की भांति सभी शक्तियाँ यूज करेगा अभिहित अधिकारी। 31 बोलता है, 32 बोलता है कतिपय अंतरणों का अकृत या शून्य होना। तो यहाँ पे बताया गया धारा 25 के अधीन किसी आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति अंतरित कर दी जाती है, वहाँ ऐसे अंतरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात संपर्क कर ली जाती है तो ऐसी संपत्ति के अंतरण को अकृत और शून्य समझा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 33 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण, ये छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़ना है अपन को। 34 कंपनी द्वारा सरकार को शेयरों का अंतरण। अब देखिए कोई शेयर वगैरह पाए जाते हैं उस कंपनी के या उस समुदाय के, तो वो शेयर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को संप्रेरित हो जाएंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार को अंतरण कर दिए जाएंगे तुरंत ही। आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 6 है आतंकवादी संगठन के बारे में बताता है। चैप्टर 6 अनुसूची आदि का संशोधन। देखिए केंद्रीय सरकार क्या कर सकती है, पहली अनुसूची में कोई संगठन का नाम जोड़ सकती है, चौथी अनुसूची में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ सकती है, बी पहली अनुसूची में किसी संगठन को जोड़ सकती है, और चलता है पता चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए आतंकवादी संगठन है, मतलब संगठन को जोड़ सकती है जो आतंकवादी संगठन है, और व्यक्ति को भी जोड़ सकती है, हटा सकती है, व्यक्ति को भी हटा सकती है। ये काम जोड़ने और हटाने का काम पहली और चौथी अनुसूची में है, किसका? केंद्र सरकार का। सेक्शन 36 में आ जाइए। आतंकवादी संगठन या व्यष्टि को अधिसूचना से निकालना। अब ये निकालने का काम किसना है? जोड़ने और हटाने का काम केंद्र सरकार का है। अनुसूची पहली और चौथी में से हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बस इतना ही आप समझिएगा। यहाँ पे जोड़ने का काम यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 35 में दिया गया है। क्या? अनुसूची आदि का संशोधन करने का काम केंद्र सरकार का है। पहली अनुसूची चौथी अनुसूची में जोड़ घटा सब दोनों सकती है। आतंकवादी संगठन या व्यक्ति को अधिसूचना से निकालना, ये भी सूचियों में कर सकती ये है, भी केंद्र वो सरकार हमें कर पता है, सकती है। सूची में हाँ, भी। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची से नाम निकाल सकती है कौन? केंद्र सरकार। ये शेड्यूल 36 के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद अपन देखते हैं इसका एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सब क्लॉज 3 है, सब क्लॉज 4 है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। जहाँ उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, वहाँ आवेदक धारा 37(1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा गठित पुनर्वलोकन समिति को आवेदक द्वारा ऐसी नामंजूरी के आदेश की तारीख से 1 मास के भीतर पुनर्वलोकन के लिए आवेदन करेगा। रिव्यू करने का आवेदन कर सकता है 1 माह के अंदर। पुनर्वलोकन समिति पहली अनुसूची से किसी संगठन को हटाने या चौथी अनुसूची से किसी व्यक्ति के नाम को हटाने से इनकार करने के विरुद्ध पुनर्वलोकन के लिए आवेदन को नाम मंजूर कर सकती है। तो मंजूर कर सकती है कि ना हटाया जाए नाम।
अगला देखेंगे 37 पे आ जाएंगे, थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बस केंद्र सरकार के पावर है, बस इतना आप समझिएगा। पुनर्वलोकन समिति, अब देखो पुनर्वलोकन समिति क्या होती है, जो हटाने वटाने के लिए पुनर्वलोकन रिव्यू करती है। केंद्रीय सरकार एक या अधिक पुनर्वलोकन समितियां गठित करेगी। एक अध्यक्ष होगा, तीन से अनधिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या रहा है, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। 38 किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध, देखो सदस्यता से संबंधित अपराध के लिए दंड बताया गया है सेक्शन 2 में 10 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से। अगर कोई आतंकवादी संगठन का सदस्य होगा कोई व्यक्ति तो 10 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा 38 में। 39 किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराधी, अब देखिए कोई समर्थन करता है आतंकवादी संगठन का तो सेक्शन 39 के सब क्लॉज 2 में दंडित किया जाएगा 10 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से। इनको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, बस मार्जिनल नोट ही पढ़िएगा। किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने के लिए अपराध 40, तो इसमें अपराध सब क्लॉज 2 में बताया गया है 14 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से। तो आप देखेंगे 38 कैसे संबंधित है। 38 है सदस्य होने के लिए, आतंकवादी संगठन का सदस्य होता है तो 10 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से। 39 कैसे संबंधित है, आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है तो 10 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से। 40 है आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाता है, पैसा इकट्ठा करता है तो 14 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चैप्टर 7 में आ जाएंगे प्रकीर्ण में 41 से 53 तक। संगम बने रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस लगा देना। वित्तायोजन की शक्ति, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ शक्तियाँ अपनी वित्तायोजित कर सकती है, सिर्फ नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर। नियम बनाने की शक्ति वित्तायोजित नहीं की जाती है। किसको, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को वित्तायोजन कर सकती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट पावर यूज कर सकती है, वित्तायोजित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 और 6 के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की स्थिति में पुलिस उपायुक्त, डीएसपी जिसको बोला जाता है, पुलिस उपायुक्त डिप्टी एसपी बोला जाता है इसको, ये होगा। से नीचे का या समतुल पंक्ति का पुलिस अधिकारी होगा, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद महानगरों में और संहिता अध्याय 8(1) के अधीन महानगर क्षेत्र में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एसीपी होगा। यहाँ पे एसीपी के पंक्ति से नीचे का है, ये करेंगे इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा है बीपीए जोड़ा गया है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की दशा में निरीक्षक से पंक्ति के नीचे का ना हो। और किसी भी दशा में ए और बी से या बी ए से संबंधित है, डीएसपी से नीचे का या समतुल पंक्ति का पुलिस अधिकारी अध्याय 4(6) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा। मतलब ये एक लिमिट दी गई है कि ये अधिकारी करेंगे। कौन कौन, पहला है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, दूसरा है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तीसरा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, यहाँ पे डीएसपी आएगा। लिखेंगे ना डीएसपी एएसपी, हाँ, ये हो जाएगा, डिप्टी हो जाएगा, ये डिप्टी हो जाएगा, ये भी डिप्टी एसपी हो जाएगा। एएसपी हो जाता है, मेट्रोपॉलिटन में एएसपी आ जाता है, हाँ, फिर उसमें डेप्यूटी डीएसपी आ जाएगा। एसीपी बोलेंगे अपन, एसीपी सही नाम है, कैसे इसको शॉर्ट में बोलेंगे ना, एसीपी शॉर्ट देखिए ना, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, ठीक है। डीएसपी 2 जगह है, एसपी एसीपी 1 जगह है। और निरीक्षक कहाँ है, एनआईए के संबंध में निरीक्षक है जी, अपन एनआईए एक्ट में भी पढ़ते हैं। टीपीओ जो बनाया जाता है वो निरीक्षक होता है, टीपीओ होता है जो उसमें। सेक्शन 43 से गिरफ्तार करने तलाशी लेने की शक्ति, अभिहित अधिकारी का ऐसा कोई अधिकारी केंद्र सरकार राज्य सरकार साधारण विदेश आदेश द्वारा क्या कर सकता है, गिरफ्तार करने के लिए क्या कर सकता है, प्राधिकृत कर सकता है अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, या स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, तलाशी ले सकता है। सेक्शन 43 से 43B कहती गिरफ्तारी अभिग्रहण आदि की प्रक्रिया, तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे सीआरपीसी लागू होता है, वही प्रक्रिया यहाँ पे लागू होगी। अभिगीत कर सकेगा, ग्रेसित कर सकेगा बड़े अधिकारी को, ये यहाँ पे प्रक्रिया है। 43C संहिता के उपबंधों का लागू होना, सीआरपीसी के उपबंध लागू होंगे गिरफ्तारी तलाशियों के लिए, ये 43C थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 43D संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना, कुछ उपांतरण के साथ लागू होंगे उपबंध, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा जैसे अपन पुलिस रिमांड की बात करते हैं 167 में 15 दिन, 90 दिन, 60 दिन के प्रति निर्देश का 30 दिन लगाया जाएगा। 30 दिन पुलिस रिमांड होगी, 90 दिन और 90 दिन
कितनी टोटल मिला के 180 दिन हो सकेगी जुडिशियल रिमांड, 90 दिन, 180 दिन तक विस्तारित किया जा सकेगा, बी का परंतु कहता है। आगे देखेंगे सब क्लॉज 4 में 438 के उपबंध लागू नहीं होंगे, अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे एक्टों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, 438 लागू नहीं होती, सब क्लॉज 4 पे इंपॉर्टेंट लगा देना। इसके बाद 43E में आ जाते हैं, धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा। ऐसी उपधारणा करेगा न्यायालय कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, मान की चलेगा ये उपधारणा, सेल्फ प्रिज्यूम रहेगी। सूचना देने का देखिए सेल्फ प्रिज्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सूचना देने की बाध्यता 43A में दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को सूचना देने के लिए बाध्य किया गया है, वो सूचना नहीं देता है तो कितना दंड दिया जाएगा, तो इस बारे में सब क्लॉज 2 कहती है 3 वर्ष तक कारावास है, जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक कारावास है, जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाएगा। और ऐसे मामलों का विचारण संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साक्षियों को संरक्षण दिए जाने की बात की गई, कैमरा ट्रायल किया जाएगा, साक्षियों को प्रॉपर संरक्षण दिया जाएगा, ये बात यहाँ पर की गई 44 में। कोई व्यक्ति सब क्लॉज 4 बोलती है 44 की, विनिश्चय निर्देश का उल्लंघन करेगा, कारावास से 3 वर्ष तक और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 45 है अपराधों का संज्ञान। कोई न्यायालय, केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, केंद्रीय सरकार की पूर्व किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा तब यह अपराध का संज्ञान करेगा कोई न्यायालय। 3 के अधीन, 4 के अधीन और 6 के अधीन, ध्यान दीजिएगा। 46 संसूचनाओं के अंतर्रोधन के माध्यम से संग्रहित साक्ष्य की ग्राह्यता। बस यहाँ पर देखिएगा कुछ साक्ष्य हैं जो ग्राह्य किए जाते हैं, बस इतना ध्यान देना है। अधिकारिता का वर्जन यहाँ बताया गया, केंद्रीय सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कोई कार्रवाई किसी सिविल न्यायालय में किसी बाद या आवेदन या अपील या पुनरीक्षण के रूप में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। तो किसी प्रकार से प्रश्नगत नहीं की जाएगी कोई भी कार्रवाई यहाँ सिविल न्यायालय के अंतर्गत। तो ये सिविल न्यायालय को बाहर रखा गया, सिविल न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कहने का तात्पर्य। 48N अधिनियमों से असंगत अधिनियम और नियमों का प्रभावी होंगे। अन्य नियमों से असंगत अधिनियम, यह अधिनियम प्रभावी होगा उन पर। 49 सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण केंद्र, राज्य सरकार या उनके अधिकारियों को प्रदान किया गया है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और सेवानिवृत्त सदस्यों को भी यहाँ पर प्रदान किया गया संरक्षण। व्यावृत्ति की गई संघीय नौसेना, सेना, वायुसेना, अन्य सशस्त्र बलों से संबंध किसी विधि पर लागू पर प्रभाव नहीं डालेगी, इस अधिनियम की कोई बात। 51 कहती है अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट आदि अनुज्ञप्ति का परिवर्तन किया जाना, तो इनको जब्त कर लिया जाता है, पासपोर्ट आदि को जब्त करने का पावर दिया गया 51 में। 51 एक केंद्र सरकार की कतिपय शक्तियाँ बताती है कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ केंद्र सरकार की, उनको यहाँ पर बताती है 51। 52 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति बनाती है। आदेशों और नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष 30 दिन के लिए रखा जाएगा, 30 दिन के अंदर रखा जाएगा, 53 बताती है। और यहाँ पे अनुसूची वगैरह अपन लोग पढ़ चुके हैं, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो वह इतना ऐसे ही लाइटली पढ़ना है, कैसे एक से लेकर 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें एक्ट में से।